हे फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एक्स बिजनेस कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको टीपीएम यानी कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीपीएम से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल के कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं या अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखे मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। सो वीडियो को चालू करते हैं और समझते हैं कि टीपीएम क्या है। टीपीएम जैसा कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम को जी हाँ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं। और अगर हम ये बोले कि टीपीएम क्या है तो टीपीएम के कई अलग मीन्स भी हैं, अलग मीनिंग भी है, जिसको हम डिफरेंट नामों से जानते हैं। कुछ जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि टोटल प्रॉफिट मैनेजमेंट, टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस एंड टोटल पीपल मैनेजमेंट। बट जो कि इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो इसको टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के नाम से ही जाना जाता है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, इट मींस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टोटल एम्प्लॉय, इट शुड बी प्रोडक्टिव एंड टू मेंटेन ऑल द प्रोसेस। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ टीपीएम की बात करें, टीपीएम का ओरिजिन कहां से हुआ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीपीएम एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। ये जापान से ओरिजिनेट हुआ है और आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड टीपीएम को कोई स्प्रेड करने वाली कंट्री है तो वो जापान है। बट रियली में टीपीएम जापान से चालू हुआ है? जी नहीं दोस्तों, टीपीएम को चालू करने वाला जापान नहीं बल्कि यूएस था, यूनाइटेड स्टेट। सो बात उस टाइम की है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी सिटीज को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद जापान काफी डेवलप होने से पिछड़ गया था और उसकी कंट्री काफी ज्यादा ही एक तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी। वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सही से काम नहीं कर पा रहे थे, तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना जापान की सहायता की जाए। तो 1950 और 1960s के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ने इस टीपीएम के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। अपने कुछ साइंटिस्ट और कुछ अपने क्वालिटी गुरुज को भेज के जापान में इस थ्योरी को डेवलप करना चालू किया। बट ये इनिशियली थ्योरी टीपीएम के नाम से नहीं जानी जाती थी। इसको यूनाइटेड स्टेट ने जापान को दिया, उस कॉन्सेप्ट का नाम पीएम था। इट इज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। बट धीरे धीरे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को जापान ने अपने स्टाइल में कन्वर्ट किया, प्लांट मेंटेनेंस के तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और 1970 आते तक इसने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का नाम दिया और अपनी कंट्रीज के ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। और उसको यूज करते करते आज आपको दोस्तों मालूम ही है कि जापान डेवलप कंट्री में गिना जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जापान के बाद ये ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ और जापानीज कंसल्टेंट ने, जापानीज ट्रेनर्स ने पूरी दुनिया को इस टीपीएम मेथोडोलॉजी के बारे में सिखाया। तो अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो टीपीएम का कॉन्सेप्ट कहता है वी नीड टू चेंज द कल्चर ऑफ ए कंपनी बाय चेंजिंग मैन एंड मशीन। इट मींस whatever TPM methodology says, whatever the system is there, we need to adopt, means man need to adopt the method of TPM। उनको TPM के मेथड को अडॉप्ट करना है एंड मशीन को, जो कि उनकी पुरानी मशीनें हो चुकी हैं या जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बना पा रही हैं, उनको डेवलप करना है, उनको चेंज करना है TPM मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए। इसमें जो वर्ड प्रोडक्टिव आता है, अगर हम प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन की बात करें तो प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय कॉस्ट। इट मींस प्रोडक्शन करने में आपको जो कॉस्ट लगती है उसके अंतर को ही हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और टीपीएम कहता है कि व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग योर प्रोडक्शन नीड टू गो अप एंड योर कॉस्ट नीड टू गो डाउन, एंड व्हेन यू आर डूइंग द टीपीएम इट शुड बी डन साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों ही वाइस वर्सा ऊपर और नीचे जाने चाहिए। अगर हम टीपीएम को इंप्लीमेंट करने के तरीके के बारे में बात करें तो टीपीएम को लागू करने के लिए हमको ये 8 पिलर्स जो होते हैं टीपीएम के अंदर, उनको लागू करना जरूरी होता है। इन 8 पिलर्स के नाम इस प्रकार से हैं, जो कि पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसे हम जिसुहोजन भी कहते हैं। दूसरा पिलर है प्लांट मेंटेनेंस, पीएम। तीसरा पिलर है क्वालिटी मेंटेनेंस, हिनत्सुहोजन और क्वालिटी मेंटेनेंस। चौथा पिलर है इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट या हम कोबित्सु काइजन भी कहते हैं। पांचवा पिलर है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ईएनटी। छठा पिलर है एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस टीपीएम और सातवां पिलर है सेफ्टी हाइजीन एनवायरनमेंट, जिसे सी पिलर भी कहते हैं। और आठवां पिलर है डेवलपमेंट मैनेजमेंट, डीएम और इनिशियल कंट्रोल भी हम इसे
कहते हैं। ये 8 के 8 पिलर हैं। इन 8 के 8 पिलर्स को अपनी फैक्ट्री में आपको लागू करना जरूरी होता है। हर पिलर में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, उससे रिलेटेड आपको एक्टिविटीज को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होता है। और बात करें तो उन हर पिलर्स के अंदर जो हम लॉसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो कोवित्सु काइजन हो, जिसु होजन हो, प्लांट मेंटेनेंस, एजुकेशन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, ऑफिस टीपीएम और सेफ्टी, हाइजीन एंड एनवायरनमेंट, इन सभी के लॉसेस को आइडेंटिफाई करके आपको उन लॉसेस को रिड्यूस और एलिमिनेट करना होता है। ये 8 पिलर्स के अंदर की एक्टिविटीज को आपको करना होता है। अगर हम बात करें उस 8 के 8 पिलर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पिलर की, तो वो जिसु होजन या जिसको हम ऑटोनोमस मेंटेनेंस भी कहते हैं। ऑटोनोमस मेंटेनेंस या जिसु होजन की जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसा कि आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले जो था, टीपीएम होने से पहले लोग क्या करते थे, मशीनों को चलाते थे और जब मशीनें ब्रेक डाउन हो जाती थी वो मेंटेनेंस के पास जाते थे, जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में या प्रोडक्शन मेंटेनेंस में होता था। बट जब हमने टीपीएम लागू किया, तो टीपीएम लागू करने में क्या होता है कि मशीनों को चलाने वाला ही मशीनों को केयर करता है, यानी कि यू नीड टू इंप्रूव योर मशीन, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मशीन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग और रनिंग योर मशीन। तो दिस इज अ जापानीज स्टाइल ऑफ पीएम। बट यूएस स्टाइल ऑफ पीएम की अगर हम बात करें तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की बात करते हैं। बट टीपीएम कहता है कि अगर आप मशीन चलाते हैं तो मशीन के मालिक भी आप हैं और उसको टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो माइंडसेट क्या है प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के बीच में, अगर आपकी कंपनी में टीपीएम नहीं है तो देखा जाए तो माइंडसेट में प्रोडक्शन कहता है कि मेंटेनेंस डज नॉट डू इट्स जॉब, they take too long to fix the equipment or we are too busy to do vital daily checks। तो प्रोडक्शन वालों का ये कहना होता है कि मेंटेनेंस वालों को उनका काम नहीं पता है और हमें अब तो अपने प्रोडक्शन के काम से ही फुर्सत नहीं है, हम कैसे टीपीएम की एक्टिविटी करें। और अगर सिमिलर टाइम पे मेंटेनेंस से बात करें तो वो भी कहते हैं कि प्रोडक्शन को भी अपना काम नहीं पता है, हमारे पास बहुत सारे रिपेयर एंड ब्रेकडाउन के काम है, तो हम मेंटेनेंस कैसे करें। बट अगर टीपीएम के माइंडसेट की बात करें तो वो कहता है कि इंडिविजुअल प्रिजर्विंग वंस ऑन इक्विपमेंट। आपको अगर मशीन चला रहे हैं तो आई मेक यू फिक्स वाला किस्सा आपको नहीं करना पड़ेगा, आई मैन्युफैक्चरर यू रिपेयर से काम नहीं चलेगा। अगर आप चला रहे मशीन को, आपको ही मशीन को इंप्रूव करना है, बिकॉज मशीन में हमेशा डिटोरिएशन होते हैं, जिसको हम अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो उसका क्षय होता है। और ये क्षय या डिटोरिएशन 2 तरह के होते हैं, वन इज नेचुरल डिटोरिएशन, सेकंड इज एक्सिलरेटेड डिटोरिएशन। अगर नेचुरल डिटोरिएशन होता है तो उसमें आपको करेक्टिव मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटी को करके आप इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे प्रिवेंट एरर बाय इंप्रूविंग ऑपरेबिलिटी, इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी, रिपेयर क्वालिटी, इंप्रूव सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। बट इफ देयर इज एक्सिलरेटेड डिटोरिएशन, इट मींस आपकी मशीन टाइम से पहले ही क्षय हो रही है, टाइम से पहले ही खराब हो रही है, तो वहां पे आपको बेसिक कंडीशन को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। व्हाइल cleaning the machine, eliminating all dirt and dirt, lubricating machine, keep lubrication clean and replenished, tightening, keep nuts and bolt tight. So you need to do the basic CLIT activity on your machine। अगर हम टीपीएम में रिलेशन देखें तो जिस प्रकार से बच्चे का मां से रिलेशन होता है, वैसे ही ऑपरेटर का इक्विपमेंट से रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे मेंटेनेंस रोल की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस की रोल है प्रिवेंट ब्रेकडाउन एंड रिपेयर ब्रेकडाउन, एंड दे नीड टू इंप्रूव, इंक्रीज लाइफ स्पैन, रिड्यूस मेंटेनेंस टाइम एंड एलिमिनेट मेंटेनेंस। तो टीपीएम बहुत एक तरीके से कहता है कि जिस प्रकार से मां अपने बच्चे का देखभाल करती है, उसी तरीके से ऑपरेटर को चाहिए कि वो अपनी मशीन का देखभाल करे। टीपीएम की फिलॉसफी कहती है कि यू नीड टू अचीव द जीरो। यस, और की फिलॉसफी में जीरो की बात नहीं करते, बट टीपीएम हमेशा जीरो पे फोकस करता है। सो इट मींस यू नीड टू अचीव जीरो एक्सीडेंट, जीरो क्वालिटी डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो वेस्ट व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द टीपीएम। तो टीपीएम को लागू करते हुए आपको अपने अपने फील्ड में, अपने अपने पिलर्स के अंदर जहां भी आपको लॉसेस दिखते हैं, उन लॉसेस को एलिमिनेट करिए और जीरो की तरफ बढ़िए। एक्सीडेंट आपके जीरो होने चाहिए, क्वालिटी डिफेक्ट आपके जीरो होने चाहिए, ब्रेकडाउन आपके जीरो होने चाहिए और आपके यहां वेस्ट भी जीरो होना चाहिए। अगर आप टीपीएम को लागू कर लेते हैं अपनी कंपनी में, टीपीएम के सारे पिलर्स को अपने यहां इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया है कि कैसे आप कहा जाएगा कि आपने रियली में टीपीएम को इंप्लीमेंट किया है। तो उस क्राइटेरिया को प्राय PQCDSM में डिवाइड किया गया है, विच इज अ P फॉर प्रोडक्टिविटी, Q फॉर क्वालिटी, C फॉर कॉस्ट, D डिलीवरी, सेफ्टी एंड मोरल। आपकी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो इक्विपमेंट ऑपरेटिंग टाइम आपका 1.5 से
2 गुना हो जाना चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आपके प्रोसेस पे, आपकी मशीन पे 1.5 से 2 गुना हो जाना चाहिए। एंड रिडक्शन इन स्पोरेडिक फेलियर्स, यानी कि जो अचानक से ब्रेकडाउन आ जाते हैं वो 110 या 250 टाइम्स हो जाने चाहिए। क्वालिटी की अगर बात करें तो आपके प्रोडक्ट डिफेक्ट 1/10 हो जाने चाहिए। आपका कस्टमर क्लेम या कस्टमर कंप्लेंट जिसे कहते हैं 1/4 हो जाना चाहिए। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें कम से कम 20 to 30% का रिडक्शन होना चाहिए। आपकी जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर का डिलीवरी शेड्यूल है, वो आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। आपको 100% टाइमली डिस्पैच करना पड़ेगा। एक्सीडेंट आपकी कंपनी में 0 होने चाहिए। और आपके जो एम्प्लॉय का मोरल है, जैसे उसको मेजर करने का एक तरीका है कि आज के टाइम पे एम्प्लॉय कितना काइजन देता है, कितना सजेशन देता है, वो 5 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाना चाहिए। और अगर आप ये सब कर लेते हैं तो इस करने के बाद आप चाहें तो JIPM में अपने TPM को क्लेम करके आप एक ऑडिट प्रक्रिया के थ्रू अवार्ड के लिए भी चैलेंज कर सकते हैं। वो अवार्ड कुछ इस प्रकार से हैं। नंबर 1 इज एक्सीलेंस अवार्ड, जो सबसे पहले किसी कंपनी को मिलता है। फिर मिलता है कंसिस्टेंसी अवार्ड, फिर मिलता है स्पेशल अवार्ड, उसके बाद एडवांस अवार्ड आता है और उसके बाद आता है वर्ल्ड क्लास अवार्ड। ये सारे अवार्ड आप 1 by 1 अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी अवार्ड को एक पहले अप्लाई कर सकते हैं, बाद में अप्लाई कर सकते हैं। वो डिसाइड करता है कि आपने एक्टिविटी का लेवल कितना अचीव किया है, उसके हिसाब से आप अवार्ड को अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और TPM के बारे में आपकी जो बेसिक जानकारी है वो इंक्रीज हुई होगी। हालांकि TPM को 10-12 मिनट के वीडियो में पूरी तरीके से नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसमें किसी एक टॉपिक को, किसी चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो प्लीज कांटेक्ट करें, मेल करें। डिस्क्रिप्शन में दिए मेल पे या कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि इस वीडियो में क्या चीज आपको पसंद आई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।